हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं एसएससी सीएचएसएल का प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आपको 25 क्वेश्चन का कंप्लीट मॉक टेस्ट कराऊंगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट मैंने लिया है, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित है जिस तरह से एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं, ये एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके आने वाले एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम के लिए, या किसी भी अन्य परीक्षा के लिए जहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चंस आएंगे, उन सभी के लिए ये क्लास हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको यहाँ पे वर्ड दिया गया है इमेंस। अब इसमें से कौन से इमेंस की स्पेलिंग सही है वो आपको बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है इमेंस, तो ये गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, IMMENSE, इमेंस। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बहुत अधिक। ठीक है, इमेंस का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा या बहुत अधिक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इमेंस। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको वर्ड दिया गया है लैसीट्यूड। इसका सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची क्या होगा? लैसीट्यूड, इसका हिंदी में मीनिंग होता है थकावट, थकावट या आलस्य, थकावट या आलस्य। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्लगिसनेस। स्लगिस मतलब होता है आलसी, और स्लगिसनेस मतलब होता है आलस्य। और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आलस्य या सुस्ती। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है स्टैग्नेशन। तो यहाँ पे बाकी जो ऑप्शंस हैं उनकी भी हम लोग बात करेंगे। तो स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन का मीनिंग क्या होता है? स्थिरता। और डिप्रेशन मतलब अवसाद। डेलिकेसी, डेलिकेसी मीन्स होता है विनम्रता। तो यहाँ पे स्लगिसनेस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम अंडरलाइंड इन द सेंटेंस। आपको सेंटेंस दिया गया है जिसमें अंडरलाइन करके एक इडियम दिया गया है, इसका मीनिंग आपको बताना है क्या होगा। आई हैव ए बोन टू पिक विथ यू इन दिस मैटर। तो दोस्तों, हैव ए बोन टू पिक विथ समवन, इसका मतलब होता है किसी से किसी बात पर नाराज होना जिसे बाद में निपटाना हो। ठीक है, किसी मैटर पर नाराज हो जाना जिसे बाद में सुलझाना हो या निपटाना हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हैव ए बोन टू पिक विथ यू इन दिस मैटर, यानी कि मैं तुमसे इस मैटर पर नाराज हूँ। तो यहाँ पे आई हैव ए बोन टू पिक, इसकी जगह पे हम ले सकते हैं यहाँ पे आई एम एंग्री। ठीक है, यानी कि मैं तुमसे नाराज हूँ, आई एम एंग्री विथ यू इन दिस मैटर। ठीक है, बाकी यहाँ पे सेल्फिश मोटिव या सेल्फलेस मोटिव या डिजायर यहाँ पे नहीं हो सकता। तो एम एंग्री, ये पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। सिनोनिम आपको बताना है डेसिकेटेड। तो दोस्तों, डेसिकेटेड, इसका मीनिंग क्या होता है? डेसिकेटेड मतलब होता है निर्जलीकृत। निर्जलीकृत यानी कि उससे जल पूरी तरह से हटा दिया गया हो, या इसको कहते हैं सूखा। निर्जलीकृत या सूखा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्राई मतलब भी सूखा होता है, और ड्रेन मतलब होता है नाली, क्लियर मतलब स्पष्ट या साफ, और फेड मतलब क्या होता है? फेड मतलब होता है मुरझाना, मुरझाना या फीका पड़ना, या जो है रंग उतरना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा, ड्राई। फिर दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अब आपको दिया गया है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। सेंटेंस के किस भाग में एरर है? अगर कोई एरर नहीं होगा तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, नो एरर। यहाँ पे दिया गया है आई वॉज प्रेटी श्योर दैट ही वुड सपोर्ट मी फॉर चेंजिंग द एज ओल्ड एंड स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो बताइए सेंटेंस में कहाँ पे एरर है? दिया गया है आई वॉज प्रेटी श्योर, मैं बिल्कुल श्योर था, दैट कि ही वुड सपोर्ट मी, वो मुझे सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पे दिया गया है फॉर चेंजिंग, तो यहाँ पे फॉर नहीं होगा बल्कि इन होगा। ठीक है, तो सपोर्ट इन डूइंग समथिंग होता है, ना कि सपोर्ट
फॉर डूइंग समथिंग, ठीक है। अगर किसी चीज़ के करने के लिए आपको कोई सपोर्ट कर रहा है तो सपोर्ट इन डूइंग समथिंग होगा। तो यहाँ पे सपोर्ट मी इन चेंजिंग द एज ओल्ड एंड स्टैटिक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। आई वॉज प्रेटी श्योर दैट, यानी कि मैं बिल्कुल श्योर था कि ही वुड सपोर्ट मी, वो मेरा सपोर्ट करेगा। किस में करेगा? इन चेंजिंग द एज ओल्ड एंड स्टैटिक स्ट्रक्चर। एज ओल्ड यानी कि सदियों पुरानी, यानी बहुत पुरानी, एंड स्टैटिक यानी कि स्थिर स्ट्रक्चर को चेंज करने में ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती है? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। अब आपको ब्लैंक स्पेस में सबसे एप्रोप्रिएट आपको वर्ड फिल करना है। दिया गया है द शिप विथ इट्स क्रू डैश गॉन टू द बॉटम ऑफ द सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैज होगा या हैव होगा या आर या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ पे जो है द शिप विथ इट्स क्रू, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैव नहीं हो सकता, ना ही आर हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा हैज। द शिप विथ इट्स क्रू हैज गॉन टू द बॉटम ऑफ द सी। तो याद रखिएगा, कभी भी दो नाउन अगर विथ से जुड़े हुए हों या टुगेदर विथ से जुड़े हुए हों, टुगेदर विथ से जुड़े हुए हों या एज वेल एज से जुड़े हों या जो है along with से, along with से, या जो है besides या in addition to, in addition to, अगर दो नाउन इनके साथ जुड़े हुए हैं तो जो वर्ब आएगी वो इनके पहले, इन वर्ड्स के पहले जो नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। वो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे द शिप विथ इट्स क्रू। क्रू मतलब क्या होता है? जो शिप के जो बाकी मेंबर्स होते हैं सबको मिला करके कहा जाता है क्रू। तो द शिप यहाँ पे सिंगुलर है और ये विथ के पहले है। हालांकि क्रू भी यहाँ पे सिंगुलर है, लेकिन अगर ये प्लूरल होता तब भी यहाँ पे हैज ही आता, ठीक है, क्योंकि विथ के पहले वाला जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी, ठीक है। अगर ये विथ के पहले प्लूरल होता तो जो है यहाँ पे प्लूरल वर्ब आती, ठीक है। तो यहाँ पे द शिप विथ इट्स क्रू यानी कि जो शिप थी अपने क्रू के साथ हैज़ गॉन टू द बॉटम, कहाँ चली गई? बॉटम में चली गई, ऑफ द सी, सी के बॉटम में चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे हैज़ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है द प्यून रेस्पेक्टफुली आस्क्ड इफ ही डैश गो देयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मे, माइट, कैन, विल। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे द प्यून रेस्पेक्टफुली आस्क्ड, जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है वो पास्ट टेंस का है। तो यहाँ पे इफ ही मे नहीं हो सकता, ना ही कैन हो सकता, ना ही विल, यहाँ पे हो जाएगा माइट। इफ ही माइट गो देयर। और वैसे भी आप देख रहे हैं ये सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट स्पीच में है, और इनडायरेक्ट स्पीच में अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे माइट ही आ सकता है, मे या कैन या विल नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द प्यून रेस्पेक्टफुली आस्क्ड, प्यून ने आदरपूर्वक पूछा कि क्या वो वहां जा सकता है, ठीक है। इफ ही माइट गो देयर, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना है। दिया गया है मदर सेड टू मी डू यू नो वेयर योर सिस्टर इज। माँ ने मुझसे कहा क्या तुम जानते हो तुम्हारी बहन कहाँ है। तो दोस्तों इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है इंट्रोगेटिव तो कनेक्टिव आता है इफ या वेदर, ठीक है। तो मदर सैड टू मी, सैड टू का बन जाएगा आस्क्ड, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड हो जाएगा, मदर आस्क्ड मी। और यहाँ पे इफ आएगा या वेदर आएगा, इफ ही वेदर, यहाँ इफ वेदर दोनों दिए गए हैं तो ये सेंटेंस यानी कि गलत है। पहले हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। बाकी आपको जो है पता होगा कि टेंस भी चेंज हो जाता है। यहाँ पे डू यू नो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यानी कि इसका पास्ट इंडेफिनिट हो जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे इंट्रोगेटिव है तो इसका अफर्मेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसका अफर्मेटिव हो जाता है, इंट्रोगेटिव नहीं रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मदर आस्क्ड मी इफ सी, और प्रोनाउन भी चेंज होता है तो यहाँ पे यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है, किसके अनुसार चेंज होता है? तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट कौन है? मी, ठीक है। तो इसकी टिक होती है 1 2 3 SON, 1 2 3 सन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई और वी या इनसे बनने वाले जो प्रोनाउन होते हैं वो आते हैं,
ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में यू आता है या इनसे बनने वाले प्रोनाउंस। तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही, सी, इट, दे या कोई नाम वगैरह, तो वो सब आते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन में और इनमें कोई चेंज नहीं होता, एंड फॉर नो चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है यू। यू किसके अनुसार चेंज होगा? मी के अनुसार। तो यहाँ पे यू का हो जाएगा आई, यहाँ पे सी दिया गया है तो यानी कि ये ऑप्शन गलत है। और मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव बन जाता है तो यहाँ पे डिड दिया गया है। अफर्मेटिव में जो है आई डिड नो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन को पहले आपको एलिमिनेट करना है, फिर जो है आप यहाँ पे देखेंगे, इसको चेक कर लेते हैं। मदर आस्क्ड मी, यहाँ पे कनेक्टिव आ गया वेदर, और यहाँ पे यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, मी के अनुसार चेंज हुआ तो आई हो गया और वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई न्यू। ठीक है, और वेयर माई सिस्टर, और यहाँ इज का वाज हो जाएगा। ठीक है, टेंस क्योंकि चेंज हो जाता है, प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है, तो यहाँ पे जो है वाज बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आई हो गया, यू का आई, और यहाँ पे योर का आपने देखा, योर भी जो है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है तो ये भी जो है मी के अनुसार चेंज होगा तो माई हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखा है फ्रूगैलिटी, इसका एंटोनिम यानी कि अपोजिट आपको बताना है। तो फ्रूगैलिटी मीनिंग क्या होता है? फ्रूगैलिटी मीनिंग होता है कंजूसी, कंजूसीपन या कंजूसी। तो यहाँ पे जो है इसका एंटोनिम बताना है। पहला ऑप्शन है थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी कंजूसी होता है, तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा इसका। जेनरोसिटी, जेनरस मतलब होता है उदार और जेनरोसिटी मतलब क्या हो जाएगा? उदारता, और यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जेनरोसिटी। ये जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा। बाकी डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है? पतन, और प्रोविडेंस, प्रोविडेंस मतलब क्या होता है? भाग्य। तो बी ऑप्शन यहाँ पे जेनरोसिटी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है आपको रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको सेंटेंस के पार्ट्स दिए गए हैं, इनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसको ऑप्शन से आप करेंगे। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है सेंटेंस या तो आर से शुरू हो सकता है या एस से या पी से। तो अगर मान लीजिए पी से शुरू करते हैं तो पी से आप देखेंगे इज ए रिस्क ऑफ डैमेज टू द कॉर्निया। तो आपको पता है कि सेंटेंस की शुरुआत इस तरह से नहीं हो सकती, इज ए रिस्क ऑफ डैमेज टू द कॉर्निया। तो यानी कि पी से जो है सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, तो इस ऑप्शन को आप हटा सकते हैं। और इसके अलावा एस से शुरू करते हैं एंटीबायोटिक्स बट स्टिल देयर, एस से शुरुआत करेंगे तो इस तरह से होगा। और उसके बाद पी को लेना पड़ेगा इज ए रिस्क ऑफ डैमेज टू द कॉर्निया। तो ये भी जो है सही लॉजिक बन नहीं रहा है, सेंटेंस का सही सेंस नहीं बन रहा है, यानी एस से भी शुरुआत नहीं होगी। तो सेंटेंस की शुरुआत होगी आर से। आर दिया गया है मोस्ट आई इन्फेक्शंस, मोस्ट आई इन्फेक्शंस यानी ज़्यादातर आई इन्फेक्शंस। अब इसके बाद जो है अगर हम मान लीजिए पहले ऑप्शन के अनुसार पी लेते हैं तो मोस्ट आई इन्फेक्शंस ये प्लूरल है और इसके लिए यहाँ पे वर्ब दी गई सिंगुलर, यानी कि जो है पी इसके बाद नहीं आ सकता। मोस्ट आई इन्फेक्शंस इज ए रिस्क ऑफ डैमेज, तो ये जो है सेंटेंस का फॉर्मेशन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है प्लूरल और इसके लिए वर्ब यहाँ पे सिंगुलर दी गई है, तो यानी कि ये नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो यानी कि बी ऑप्शन सही है। मोस्ट आई इन्फेक्शंस कैन बी क्लियर्ड विथ, और फिर जो है उसके बाद ऐसा आएगा एंटीबायोटिक्स बट स्टिल देयर इज ए रिस्क ऑफ डैमेज टू द कॉर्निया। ठीक है, ये जो है बिल्कुल सही सेंटेंस बन रहा है। मोस्ट आई इन्फेक्शंस यानी ज़्यादातर आई इन्फेक्शंस कैन बी क्लियर्ड, क्लियर किए जा सकते हैं, किससे क्लियर किए जा सकते हैं? विथ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स से, बट स्टिल देयर इज ए रिस्क ऑफ डैमेज टू द कॉर्निया, लेकिन इसके बावजूद भी रिस्क होता है कॉर्निया के डैमेज होने का। ठीक है, तो ये जो है मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? RQSP। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। अब आपको एंटोनिम बताना है गैरुलस का। गैरुलस मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों गैरुलस मतलब होता है बातूनी, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? टॉकेटिव, टॉकेटिव मतलब भी बातूनी होता है, तो ये तो इसका हो जाएगा सिनोनिम। फ्रैंक, फ्रैंक मीन्स क्या होता है? तो दोस्तों फ्रैंक मीन्स होता है स्पष्टवादी, जो स्पष्ट बोलता हो, या फिर जो है खुले दिल का, जो लोगों से जल्दी घुल मिल जाता है उसको भी फ्रैंक बोलते हैं, खुले दिल का या स्पष्टवादी। और इनलाइटनिंग मतलब क्या होता है? इनलाइटनिंग मतलब होता है ज्ञान देने वाला,
ज्ञान देने वाला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, टैकीटर्न। टैकीटर्न मतलब क्या होता है? कम बोलने वाला, कम बोलने वाला, या जो है इसको एक वर्ड में कहेंगे मितभाषी। ठीक है, कम बोलने वाला या मितभाषी। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा टैकीटर्न। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। सेंटेंस का जो बोल्ड पार्ट है उसको जो है आपको इंप्रूव करना है। दिया गया है द अलार्म्ड रिपोर्ट ऑफ द बिल्डिंग कोलैप्स हैड एवरीवन स्पेल बाउंड। तो यहाँ पे बोल्ड पार्ट दिया गया है अलार्म्ड रिपोर्ट। तो दोस्तों क्या यहाँ पे ये सही है, या इसकी जगह पे यहाँ पे अलार्मिंग रिपोर्ट होना चाहिए, या रिपोर्टिंग अलार्म, या रिपोर्टेड अलार्म? अगर सही है तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप सेंटेंस को पढ़ेंगे द अलार्म रिपोर्ट। द अलार्म मतलब क्या होता है? अलार्म मतलब होता है डरा हुआ या भयभीत। तो द अलार्म रिपोर्ट ऑफ बिल्डिंग कोलैप्स, बिल्डिंग कोलैप्स यानी कि बिल्डिंग के ध्वस्त होने की जो अलार्म रिपोर्ट है यानी कि भयभीत रिपोर्ट है, तो इससे कोई सेंस बनेगा नहीं। तो यहाँ पे अलार्म रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, अलार्मिंग रिपोर्ट हो जाएगा। अलार्मिंग रिपोर्ट मतलब डराने वाली रिपोर्ट। तो बिल्डिंग के कोलैप्स होने की डराने वाली रिपोर्ट ने हैड एवरीवन स्पेल बाउंड, सबको क्या कर दिया? झकझोर दिया। स्पेल बाउंड मतलब झकझोर दिया। तो हैड एवरीवन स्पेल बाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अलार्म रिपोर्ट की जगह क्या होना चाहिए? अलार्मिंग रिपोर्ट होना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। अब आपको इन वर्ड्स के लिए एक वर्ड बताना है। दिया गया है एक्सपर्ट्स हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट्स। तो ऐसे एक्सपर्ट्स जो कि वैज्ञानिक तरीके से स्टडी करते हैं किनका? इंसेक्ट्स का, यानी कीटों का। तो यहाँ पे इसके लिए जो है एक वर्ड क्या हो जाएगा? जीरोंटोलॉजिस्ट। तो दोस्तों जीरोंटोलॉजी क्या होता है? जीरोंटोलॉजी होता है जरा विज्ञान, और जीरोंटोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? जरा विज्ञानी। अब जरा विज्ञान क्या होता है? तो दोस्तों जरा विज्ञान होता है वृद्धावस्था संबंधी विज्ञान, जिसमें वृद्धावस्था संबंधी अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं जरा विज्ञान। तो जीरोंटोलॉजिस्ट मतलब जरा विज्ञानी हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे पैथोलॉजिस्ट, इसका मतलब क्या होता है? चिकित्सक। चिकित्सक, पैथोलॉजी मतलब चिकित्सा, पैथोलॉजिस्ट मतलब चिकित्सक हो जाएगा। एंटोमोलॉजिस्ट, तो दोस्तों एंटोमोलॉजी मतलब होता है कीट विज्ञान, और एंटोमोलॉजिस्ट मतलब क्या हो जाएगा? कीट विज्ञानी, जिसमें इंसेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है। तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंटोमोलॉजिस्ट। और ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजी मतलब होता है पक्षी विज्ञान, और ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब हो जाएगा पक्षी विज्ञानी। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, एंटोमोलॉजिस्ट। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है रीअरेंज द पार्ट्स पी क्यू आर एंड एस टू प्रोड्यूस ए कोहेरेंट पैराग्राफ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सेंटेंसेस दिए गए हैं और इनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। तो इसको पहले रीड करते हैं। दिया गया है द प्ले वॉज अवेटेड ईगरली बाई थिएटर गोवर्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी कि जो नाटक था वॉज अवेटेड, यहाँ पे पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन है। द प्ले वॉज अवेटेड यानी कि नाटक का इंतजार था, ईगरली उत्सुकता पूर्वक, किसके द्वारा? बाई थिएटर गोवर्स, थिएटर जाने वाले लोगों के द्वारा, फॉर ए लॉन्ग टाइम काफ़ी लंबे समय से। ठीक है, काफ़ी लंबे समय से थिएटर जाने वालों के द्वारा नाटक का इंतजार था। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो पहला तो यहाँ पे अपनी जगह पे रहेगा, छठवां भी अपनी जगह पे रहेगा, जो भी अरेंजमेंट करना है आपको पी क्यू आर एस में करना है। तो इसके बाद जो है क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन में अब आप जाएंगे तो सबसे पहले जो है सब में आर दिए गए हैं, तो यानी कि ये 100% है कि अब जो है आर आएगा। ठीक है, इसके बाद आर आएगा फाइनली द वेट वॉज अबाउट टू एंड, यानी आखिरकार जो इंतजार था वो खत्म होने को था। ठीक है, तो आर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे पी क्यू एस में से क्या हो सकता है? तो इसको पढ़ेंगे तो पी को पढ़ते हैं न्यूज़ पेपर्स कैरीड द न्यूज़ ऑफ इट्स प्रीमियर शो। न्यूज़पेपर ने न्यूज़ चलाई इसके प्रीमियर शो की, ये हो सकता है इसके बाद। लेकिन हम क्यू को भी पढ़ के देखेंगे। दिया गया है थिएटर इंथुजियासिस्ट वेंट बर्सर्क विथ एक्साइटमेंट एट द अनाउंसमेंट। जो थिएटर के शौकीन लोग हैं वो वेंट बर्सर्क मतलब पागल हो गए, विथ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट से एट द अनाउंसमेंट, जब अनाउंसमेंट हुआ तो ये तो आपको पता है कि ये जो है पहले उनको न्यूज़ मिलेगी तभी तो पागल होंगे, यानी कि जो न्यूज़ है न्यूज़पेपर्स के द्वारा वो पहले चलाई गई, तो यानी कि पी पहले आना चाहिए। ठीक है, पी के बाद ही क्यू आएगा, और एस जो है आर के बाद आ सकता है। तो एस को अगर पढ़ते हैं मान लीजिए बट अनफॉर्चुनेटली द प्रीमियर वॉज कॉल्ड ऑफ यस्टरडे,
लेकिन दुर्भाग्य से जो प्रीमियर था वो कॉल्ड ऑफ मतलब रद्द कर दिया गया कल, तो ये तो इसके बाद नहीं आ सकता। यानी कि जो है फाइनली द वेट वॉज अबाउट टू एंड, इसके बाद ये आर हो गया, इसके बाद आना चाहिए पी को, न्यूज़पेपर्स ने न्यूज़ चलाई, पी हो गया। और उसके बाद जो है थिएटर इंथुजियासिस्ट वेंट बर्सर्क, यानी कि जो थिएटर के शौकीन लोग हैं वो पागल हो गए, तो आर पी क्यू हो जाएगा। और उसके बाद जो है एस आना चाहिए, वो जो थिएटर के शौकीन लोग थे वो पागल से हो गए, और उसके बाद एस को लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से जो प्रीमियर था वो रद्द कर दिया गया यस्टरडे मतलब कल, ठीक है। और उसके बाद जो 6 नंबर है उसमें दिए गए हैं नो क्लियर रीजन फॉर दिस वॉज गिवन बाय द कंपनी स्पोक्स पर्सन, कंपनी के जो प्रवक्ता हैं उनके द्वारा कोई स्पष्ट कारण इसका नहीं बताया गया, ठीक है। तो इस तरह से ये एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर पी क्यू एस, ठीक है। तो इसको ऐसे ऑप्शन से ही आपको करना है, आर पी क्यू एस। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है दिए गए हैं। वी विल पैक नॉट ओनली द मटेरियल प्रॉपरली बट ऑल्सो डिलीवर इट टू योर वैल्यूड कस्टमर्स। तो दोस्तों बताइए किस पार्ट में एरर है, दिया गया है वी विल पैक नॉट ओनली द मटेरियल प्रॉपरली। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वी विल नॉट ओनली के बाद आना चाहिए पैक, पैक जो है पहले नहीं आएगा बाद में आएगा। वी विल नॉट ओनली पैक द मटेरियल प्रॉपरली, हम मटेरियल को अच्छी तरह से केवल पैक नहीं करेंगे बल्कि बट ऑल्सो डिलीवर इट टू योर वैल्यूड कस्टमर, बल्कि जो है हम क्या करेंगे इसको आपके जो वैल्यूड कस्टमर्स हैं उनको डिलीवर भी करेंगे, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है नॉट ओनली का पेयर हमेशा बनता है बट ऑल्सो के साथ, और याद रखिएगा बट ऑल्सो के बाद जो है कोई पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, वो या तो नाउन हो सकता है या जो है वर्ब हो सकता है या कोई प्रीपोजिशन हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर बट ऑल्सो के बाद कोई नाउन है तो नॉट ओनली के बाद भी कोई नाउन ही आएगा, अगर बट ऑल्सो के बाद कोई वर्ब है तो नॉट ओनली के बाद भी कोई वर्ब भी आएगा, और अगर बट ऑल्सो के बाद कोई प्रीपोजिशन है तो नॉट ओनली के बाद भी कोई प्रीपोजिशन आएगा। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा बट ऑल्सो डिलीवर, यहाँ पे ये क्या है वर्ब है, तो इसीलिए नॉट ओनली के बाद क्या आना चाहिए था, वर्ब आना चाहिए था। द मटेरियल प्रॉपरली, द मटेरियल क्या है, नाउन है, तो इसलिए नाउन नहीं आएगा बल्कि वर्ब आना चाहिए था। और पैक यहाँ पे जो है क्या है, वर्ब है, तो इसलिए पैक यहाँ पे बाद में आएगा। वी विल नॉट ओनली पैक द मटेरियल प्रॉपरली बट ऑल्सो डिलीवर इट टू योर वैल्यूड कस्टमर्स, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल सही सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में है, तो यहाँ पे पहले पार्ट में, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, पैक यहाँ पे नहीं बल्कि ओनली के बाद होना चाहिए था। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। अब आपको यहाँ पे इन वर्ड्स के लिए एक वर्ड बताना है, दिया गया है वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, ऐसा व्यक्ति जो दिखावा करता है जो वो नहीं है उसका दिखावा करता है, ऐसा व्यक्ति जो वो नहीं है लेकिन उसका दिखावा करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है हिपोक्रेट, हिपोक्रेट मतलब क्या होता है, पाखंडी। और पेसिमिस्ट मतलब क्या होता है, निराशावादी, पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है इसका अपोजिट, आशावादी। और इनफैलिबल, इनफैलिबल मतलब क्या होता है, अचूक। तो यहाँ पे बताइए राइट आंसर क्या होना चाहिए। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, ऐसा व्यक्ति जो नहीं है लेकिन उसका होने का दिखावा करता है, उसको क्या बोलेंगे, पाखंडी बोलेंगे, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिपोक्रेट, ठीक है। हिपोक्रेसी जिसको पाखंड बोलते हैं, और हिपोक्रेट जो है पाखंडी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चेंज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, सेंटेंस को पैसिव में बदलना है। दिया गया है महमूद गेव मी ए पेन, महमूद ने मुझे एक पेन दिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो महमूद गेव मी ए पेन, सबसे पहले आपको पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या देखना होता है, टेंस देखना होता है। टेंस कौन सा है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वॉज या वर आती है। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में हमेशा रहती है, और फिर जो है बाई प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखना है जहाँ पे वाज या वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। तो यहाँ पे एम गिवन दिया गया है, नहीं होगा, हैड गिवन नहीं होगा, इज गिवन नहीं होगा, तो यानी कि पहला ऑप्शन सही है।
इस तरह से आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करके करना है। इसको चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे महमूद गेव मी जो है ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हालांकि दो ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है और ए पेन भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर दो नाउन्स के बीच में प्रीपोजिशन कोई नहीं होगा तो दोनों ऑब्जेक्ट ही होंगे। तो मी और ए पेन ये जो है ये पहला ऑब्जेक्ट है और ये जो है दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो इसके दो पैसिवाइज बन सकते हैं। एक तो यहाँ पे दिया गया है, मी ऑब्जेक्ट को अगर मान के करते हैं पैसिवाइज, तो मी को पहले लाएंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, तो सब्जेक्टिव केस में आएगा आई हो जाएगा, आई, और यहाँ पे वाज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के बाद वाज एवर, तो आई के लिए जो है वाज आएगा। आई वॉज गिवन ए पेन, और बाई प्लस सब्जेक्ट वाला जो पोर्शन है वो सबसे लास्ट में कोशिश करते हैं कि सबसे लास्ट में रखें, तो बाई महमूद ये जो है लास्ट में हो जाएगा। एक तो इस तरह से इसका पैसिवाइज बनाया जा सकता है। अगर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उससे हम इसका पैसिव बनाते हैं तो कैसे बनेगा, तो ए पेन पहले आ जाएगा, ए पेन, और इसके लिए भी ये सिंगुलर है तो वो आ जाएगा ए पेन वॉज। ठीक है, और फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। ठीक है, और यहाँ पे जो है टू मी हो जाएगा, ए पेन वॉज गिवन टू मी बाई महमूद। ठीक है, ये भी सही होगा, जैसा आपको ऑप्शन दिया रहेगा उस तरह से आपको टिक करना है। तो ये भी जो है राइट आंसर होगा, ए पेन वॉज गिवन टू मी बाई महमूद, या जो है आई वॉज गिवन ए पेन बाई महमूद, दोनों सही होंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। दिया गया है माई फादर इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। तो दोस्तों यहाँ पे बोल्ड पार्ट है इज सफरिंग, क्या ये यहाँ पे सही है या इसकी जगह पे इज सफ़र होना चाहिए, या हैज़ बीन सफरिंग या हैज़ सफ़र्ड, या सही है तो नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है माई फादर इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। तो यहाँ पे टाइम दिया गया है पिछले 3 साल से, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनना चाहिए। ठीक है, माई फादर हैज़ बीन सफरिंग होगा, इज सफ़र या हैज़ सफ़र नहीं होगा, हैज़ बीन सफरिंग। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज़ बीन या हैव बीन आता है और फिर जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो माई फादर हैज़ बीन सफरिंग हो जाएगा फ्रॉम डायबिटीज़, मेरे पिताजी सफ़र कर रहे हैं यानी पीड़ित हैं डायबिटीज़ से फॉर पास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल से। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि टाइम ड्यूरेशन है तो उसके लिए फॉर आएगा, अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो उसके लिए सिंस आता है, तो फॉर यहाँ पे सही है। तो हैज़ बीन सफरिंग यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। ईडियम आपको दिया गया है ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ या प्रशंसा। ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इस ईडियम का मतलब होता है एक ऐसी प्रशंसा जो वास्तव में आलोचना होती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं आलोचनात्मक प्रशंसा। आलोचनात्मक प्रशंसा, आलोचनात्मक प्रशंसा किस लिए की जाती है कि ताकि जो है थोड़ी सी उसमें आलोचना भी रहती है कि ताकि आप जो है सुधार कर सकें थोड़ा सा। तो ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मतलब आलोचनात्मक प्रशंसा। तो यहाँ पे जो है इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इस सटल रिब्यूक। सटल मतलब होता है सूक्ष्म, इस सटल रिब्यूक मतलब क्या हो जाएगा, एक सूक्ष्म फटकार। रिब्यूक मतलब होता है फटकार, एक सूक्ष्म फटकार। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन है होलसम प्रेज। होलसम मतलब होता है हितकर, हितकर प्रशंसा, हितकर तारीफ या हितकर प्रशंसा। तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर होगा। आलोचनात्मक प्रशंसा जो होती है वो आपकी भलाई के लिए होती है, और होलसम प्रेज यानी हितकर प्रशंसा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और फिर दिया गया है एन एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट। एम्बिगुअस मीन्स क्या होता है, अस्पष्ट, एक अस्पष्ट तारीफ, तो ये भी नहीं हो सकता। ये माइल्ड, माइल्ड मतलब सौम्य, एक सौम्य तारीफ, ये भी नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन होलसम प्रेज यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको गलत स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। एम्बैरेसमेंट, अंडरगारमेंट, अनाउंसमेंट, रीसेटलमेंट। तो इसमें बताइए किसकी स्पेलिंग जो है सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे रीसेटलमेंट, रीसेटलमेंट जिसका मीनिंग होता है पुनर्वास, और इसकी स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही है। अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट की भी स्पेलिंग यहाँ पे सही है, जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा, घोषणा। और अंडरगारमेंट, इसकी भी स्पेलिंग सही है, अंडरगारमेंट मतलब अंतः वस्त्र। और एम्बैरेसमेंट यानी कि इसका राइट आंसर होगा एम्बैरेसमेंट। तो दोस्तों एम्बैरेसमेंट में आप याद रखेंगे डबल एस होता है और डबल आर होता है। ठीक है, डबल आर और डबल एस होता है,
यहाँ पे अलग लिख देता हूँ इसकी सही स्पेलिंग, EMBARRASSMENT, एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट जिसका मीनिंग क्या होता है, शर्मिंदगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे क्लोज टेस्ट दिया गया है जिसमें ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं और सभी ब्लैंक स्पेसेस के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से आपको सही ऑप्शन फिल करना है। दिए गए हैं, इसको पढ़ते हैं। पहले दिया गया है द ईयर वॉज 1913, यानी कि 1913 का साल था। द राइट ब्रदर्स हैड जस्ट डैश इन मेकिंग एन एरोप्लेन विच डैश फ्लू हाई। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए, द राइट ब्रदर्स हैड जस्ट, तो 1913 में क्या हुआ था, राइट ब्रदर्स ने सफलता पाई थी। राइट ब्रदर्स हैड जस्ट, यहाँ पे सक्सीडेड हो जाएगा, फेल्ड तो हुए नहीं थे, फेल नहीं हुए थे। इन्वॉल्व यानी कि इन्वॉल्व हुए थे, और इंगेज्ड, इन्वॉल्व या इंगेज नहीं होगा, सक्सीडेड, उन्होंने सफलता पाई थी किसमें, इन मेकिंग एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन बनाने में। तो यहाँ पे जो है पहले में हो जाएगा सक्सीडेड। ठीक है, 21 में सक्सीडेड हो जाएगा। तो किसमें सफलता पाई थी, एरोप्लेन बनाने में। विच डैश फ्लू हाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच हार्डली मतलब मुश्किल से उड़ा था, रियली या हाईली, हाईली फ्लू हाई ये तो नहीं होगा। सिंसियरली, तो सिंसियरली भी यहाँ पे सही सेंस नहीं बनेगा, रियली हो जाएगा। विच रियली, जो सचमुच जो है, फ्लू हाई सचमुच ऊंचाई तक उड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, रियली। आगे पढ़ेंगे, आई वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन, मैं गहराई से इंटरेस्टेड था, इन डैश एंड वॉज मेकिंग माई ओन डैश। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन साइंस या हिस्ट्री या फ्लाइंग या हिस्ट्री। यहाँ पे 2 ऑप्शन हिस्ट्री दिए गए हैं तो ये तो गलत ही होगा। आई वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन, यहाँ पे होना चाहिए फ्लाइंग। मैं जो है काफ़ी गहराई से इंटरेस्टेड था किसमें, उड़ाने में। एंड वॉज मेकिंग माई ओन, और बना रहा था मेरा अपना, क्या बना रहा था, माई ओन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जजमेंट्स या एक्सपेरिमेंट या ट्राइंग या इंडल्जिंग। तो जजमेंट तो यहाँ पे होगा नहीं, ट्राइंग नहीं होगा, इंडल्जिंग भी नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। मैं अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ठीक है, वॉज मेकिंग माई ओन एक्सपेरिमेंट, यानी कि मैं अपने प्रयोग कर रहा था। तो यहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। ठीक है, विथ फ्लाइंग मशीन्स, किसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, फ्लाइंग मशीन, उड़ने वाली मशीनों के साथ। फिर आगे पढ़ेंगे, आई रियली डैश इन दैट लिटिल मशीन आई हैड पैस्ड टुगेदर एंड आई डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू प्रूव इट्स मेरिट्स। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई रियली क्या होगा, डिसबिलीव, मैं सचमुच विश्वास नहीं करता था, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। आई रियली बिलीव्ड, मैं सचमुच विश्वास करता था। इन दैट लिटिल मशीन आई हैड पैस्ड टुगेदर, तो यहाँ पे बिलीव्ड ही सही हो जाएगा। ठीक है, आई रियली बिलीव्ड, मैं सचमुच विश्वास करता था। इन दैट लिटिल मशीन, उस छोटी मशीन में। आई हैड पैस्ड टुगेदर, जिसको मैंने साथ में जोड़ दिया था। एंड डिसाइडेड, और मैंने डिसाइड किया था। इट वॉज टाइम टू प्रूव इट्स मेरिट, कि ये जो है सही समय था, टू प्रूव सिद्ध करने का, इट्स मेरिट्स मतलब इसकी खूबियों को, इसकी खूबियों को सिद्ध करने का सही समय था। तो यहाँ पे बिलीव हो जाएगा, इसमें बिलीव होगा, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, और इसमें फ्लाइंग हो जाएगा 23 में, और यहाँ पे जो है रियली हो जाएगा, और 21 में सक्सीडेड। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।